गुड इवनिंग आप सभी लोगों को, शुभ संध्या। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कल के क्लास में मैंने लवणता टॉपिक का हाफ पार्ट पढ़ाया था आपको, जबकि उसका आधा चीजें बची हुई हैं। ठीक है, जितने भी लोग बाहर कहीं घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, उनको आप जोड़ दीजिए आपस में। ठीक है, उनको मैसेज कर दीजिए। अब हम लोग टॉपिक शुरू करने वाले हैं। जो नेक्स्ट बचा हुआ था, हमने कल आपको एक चार्ट के माध्यम से, एक फिगर के माध्यम से लवणता के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक और लवणता के अक्षांशीय वितरण को दर्शाने का प्रयास किया था। दो चीजें मैं लिख रहा हूं। कल के क्लास में आप लोगों ने लवणता के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक और लवणता का अक्षांशीय वितरण या इसका क्षैतिज वितरण हम लोगों ने किया। और इन दोनों को समझाने के लिए मैंने ये फिगर आपको बनाया था। यहाँ पर 0, 15, 10, 30, 60, 0, 15, 30, 60, 0, 10, 30, 60, और हमने अलग अलग जगहों के लवणता को बताया। ठीक है, लवणता के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में जब हम लोग आए थे, तो हमने इस फिगर के आधार पर आपको ये बताया था कि कौन कौन से कारक हैं जो लवणता के वितरण को प्रभावित करते हैं। तो कुछ चीजें इस फिगर से निकल करके आई थी। पहला आया था तापमान, दूसरा आया था वाष्पीकरण, तीसरा आया था वर्षण, और फिर उसके बाद आया था स्वच्छ जल की आपूर्ति। और स्वच्छ जल की आपूर्ति में हम लोगों ने नदियां पढ़ी थी और आइस कैप, हिमटोप का पिघलना पढ़ा था और वर्षा भी पढ़ा था। कल तक हम लोग इतना चर्चा किए थे। मोहम्मद नफीस जी, जो लोग भी हमारे ठीक है, जो लोग भी मुझसे बात करना चाहते हैं, आप लोगों में, आप लोग मेरा नंबर लिख लीजिए। ये नंबर है, लिख लिया? आप लोगों में जो लोग भी हमारा नंबर लिखना चाहते हैं वो नंबर लिख लीजिए। ठीक है, आप जो मुझे कॉल करिएगा, कोशिश करिएगा कि सुबह 8 से
9 AM के बीच में कॉल कर लीजिए आप, या फिर शाम को 4 से 5 PM के बीच में कॉल करिए, ठीक है। और इस समय फ़ोन पर बात करके अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, ठीक है। किफले कुमार, कल क्लास नहीं मिली थी आपको, चलिए वीडियो देख लीजिएगा, अब से क्लास आपको मिल रही होंगी सारी, ठीक है। तो चलिए हम लोग टॉपिक की शुरुआत करते हैं, ठीक है। कल तक हम लोगों ने इसमें पढ़ा था, तो कल तक के टॉपिक में आप लोगों को कोई समस्या तो नहीं है? शाहिद रजा, किफले कुमार, भारत भारती, जो है दीपा दुबे, अब्दुल कलाम, कहीं भी समस्या कल तक के क्लास में हो? ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। इसमें मैंने आपको बताया था कि स्वच्छ जल की आपूर्ति स्वच्छ जल की आपूर्ति में हमने कहा था कि नदियां हैं, हिमटोप का पिघलना है, और तीसरा हमने बताया था कि वर्षा का हैवी रेनफॉल या वर्षा का होना, ये 3 कारण फ्रेश वाटर को बढ़ाता है। कल हमने कहा था कि नदियां लवणता की स्रोत भी हैं, नदियां लवणता का स्रोत भी हैं, और साथ ही साथ नदियां लवणता को कम भी करती हैं। ठीक है, ये दोनों चीजें एक साथ कैसे हो रहा है? जगजीत सिंह यादव, गुड इवनिंग। ठीक है, तो दोनों चीजें इसलिए हो रहा है एक साथ क्योंकि नदियों की अगर बात करें तो नदियों में फ्रेश वाटर ज्यादा होता है और उसमें नमक कम होता है। जैसे एग्जांपल के लिए 1000 लीटर का टंकी हमने ले लिया, अब उस 1000 लीटर टंकी को किसी पाइप से, टोटी से, नलके से भरना है, ठीक है, और वह थोड़ा खारा पानी है, उसमें 20% 30% साल्ट घुला हुआ है। तो अब वह नलका जब उसमें खोलेंगे तो उसमें 20% तो नमक होगा ना, बाकी 80% क्या होगा? फ्रेश वाटर होगा। अब यदि मान लीजिए कि किसी महासागर, ये बर्तन है, इस बर्तन में जहां की लवणता मान लीजिए 30/1000 है और इसमें कोई नदी आकर के गिर रही है और नदी के पानी की लवणता जो अपने साथ ये बहा करके ला रही है इसमें 5/1000 है। अब जरा सोचिए, 5/1000 तो इसमें नमक है, लेकिन इसमें पानी कितना है? अथाह, मतलब पता ना, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हैं कि इसमें कितना क्यूबिक पानी है। तो क्यूबिक वाटर यानी पानी की आपूर्ति ज्यादा हो रही है नमक की तुलना में। यानी एक नदी जो किसी सागर में गिरती है वहां पर उसके मुहाने के पास फ्रेश वाटर बहुत ज्यादा होता है, 24 घंटा गिर रही है, पता ना कितनी 1000 क्यूबिक पानी जो है ले जाकर के उड़ेल रही है और उसमें नमक क्या है? बहुत कम है। तो क्या हो गया? अब जब 35/1000, जब इस बर्तन में 30/1000 वाले बर्तन में ये नदी गिरेगी तो यहाँ के आसपास का लवणता कम हो जाएगा ना।
क्या हो जाएगा, कम होगा, क्योंकि फ्रेश वाटर ज्यादा आ रहा है। ठीक है, साहिद रजा, ओशियन जल जमता क्यों नहीं है गहराई में? कल बताया ना कि नीचे तापमान 1.7 डिग्री सेंटीग्रेड ही पाया जाता है नीतल पर, जमने के लिए तापमान 0 डिग्री या उससे नीचे जाना चाहिए। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट को प्राप्त करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये हमने कल बताया। कल ये प्रश्न मैं आपको छोड़ के गया था आपके लिए कि नदियां स्रोत भी हैं और नदियों के गिरने से लवणता भी कम हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अब ये एग्जाम्पल आपसे पूछा जाता है, बोर्ड देखिएगा। जैसे जैसे अगर आपको हम तुलना करके बताएं तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, इसकी जो लवणता है वह 36 प्रति हजार है और यहाँ की जो लवणता है वह 30 प्रति हजार है। तो अरब सागर की लवणता कितनी है, 36 प्रति हजार, और बंगाल की खाड़ी की लवणता कितनी है, 30 प्रति हजार। तो दोनों, तो बंगाल की खाड़ी की लवणता कम है तुलनात्मक रूप से, बंगाल की खाड़ी की लवणता क्या है, कम है। तो जब बंगाल की खाड़ी की लवणता कम होने का कारण क्या है, कम होने का कारण इसमें कारण जो है, इसमें बड़ी बड़ी नदियां आकर के गिरती हैं। जैसे भारत से गंगा जाती है, ठीक, फिर नीचे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये नदियां, साथ ही साथ श्रीलंका की भी नदियां इसमें आकर के गिरती हैं। ठीक है, महाबेली गंगा ऊपर की तरफ जाके गिरती है। तो इस तरीके से जो नदियां हैं यहाँ पर भी, इसी वजह से बंगाल की खाड़ी में क्या हो जाता है, यहाँ पर स्वच्छ जल की आपूर्ति होती है, जिससे यहाँ की लवणता कम हो जाती है। ये आपको याद रखना है, ये पूछा जाता है 36 और 30 पर, इसीलिए तुलनात्मक पढ़ा रहा हूं। ठीक है, अब देखिएगा एक सवाल यहाँ पर और पूछता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए कि विश्व में सबसे कम लवणता वाले जो क्षेत्र हैं उसमें से एक नाम आता है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर, और ठीक यहीं पर एक नाम आएगा आपका ब्लैक सी, काला सागर। ठीक है, अब यहां देखिए कैस्पियन सागर की लवणता 14 प्रति हजार है और काला सागर की लवणता 18 प्रति हजार है। ठीक, दोनों की लवणता कम है। अब इनके लवणता के कम होने का जो कारण है वो जरा समझिएगा। ठीक है, कैस्पियन सागर में यूराल नदी और इधर से बोलगा नदी आकर के गिरती है और इन नदियों के गिरने की वजह से यहाँ की लवणता क्या हो जाती है, 14 प्रति हजार कम हो जाती है। ये जो पर्वत है काकेशस पर्वत है, आप एटलस में जाइएगा
और फिगर जाके देखिएगा, आपको मिल जाएगा। ये ब्लैक सी है, ठीक है। यहां पर ये डान नदी है, ये नीपर नदी है, ये डिनिस्टर नदी है, और ये डेन्यूब नदी है, और ये है एजोब सी, एजोब सागर, ठीक है। तो यहां पर, ठीक है, जो आप देख रहे हैं, तो काला सागर की लवणता, ये काला सागर है और ये है कैस्पियन सी। तो फिर से यहां दिखा रहा हूं, आपको समझिएगा कि डॉन, डिनीपर, बोलगा नदी, और आपका ये यहां का जो लवणता है, अठारह प्रति हजार। तो क्या निष्कर्ष निकला कि कैस्पियन सागर की लवणता कितना है, 14 प्रति हजार, ये कम लवणता वाले सागर है। उसी तरीके से ब्लैक सी की लवणता कितना है, 18 प्रति हजार। यहां तक समझ में आ गया। ये दोनों याद रखना। तो क्या बताया हमने, बंगाल की खाड़ी की लवणता 30, अरब सागर की लवणता 36, ठीक है, कैस्पियन सागर की लवणता 14, और फिर उसके बाद आप लोग क्या है, ब्लैक सी की लवणता 18। इनकी लवणता कम क्यों है, क्योंकि इसमें नदियां आकर के गिर रही हैं। नदियों के गिरने से इनकी लवणता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्लियर। चलिए, लेफ्ट नहीं दिख रहा है, अच्छा क्लियर है। डिनिस्टर लिखा हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा आगे लिख दे रहा हूं। डैन्यूब नदी है, ठीक है। अब चलिए, क्या हम किस पर विचार करेंगे, नदियों के गिरने से लवणता कम हो रही है। एग्जाम्पल ही आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। जब तक आपके ये लवणता के आंकड़े याद नहीं होंगे, एग्जाम में आपसे सवाल गलत होते रहेंगे। इसलिए मैं तुलनात्मक पढ़ा रहा हूं, ठीक है। चाहता तो मैं आपको लिस्ट बना करके दे देता, बोर्ड पर आता, लिस्टिंग प्रणाली से लिखा करके चला जाता, ठीक है। लिखो, हाँ, इसकी लवणता इतनी, इसकी लवणता इतनी, इसकी लवणता इतनी, यहाँ की लवणता इतनी, ठीक है। तो किताबों में दिया हुआ है, क्या फर्क पड़ता है फिर हमसे पढ़ने से, किताब से पढ़ने से। तो मुझसे पढ़ रहे हैं तो कुछ अलग पढ़िए और बेहतर पढ़िए, ठीक है। किताब में एक समस्या और है, किताब में कोई भी लवणता कंफर्म नहीं किया है कि कौन कितना लिया जाए। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर आप लवणता देखिएगा सविंदर सिंह उठा करके, तो वहां लवणता क्या लिखा, 35 से 40 प्रति हजार, ठीक है, 18 से 22 प्रति हजार, 14 से 18 प्रति हजार। एग्जाम में ऐसे तो पूछता नहीं है, एग्जाम में पूछता है एक ठो कि 29 लवणता किसकी है, 35 लवणता किसकी है, 30 लवणता किसकी है, या पूछेगा लाल सागर की लवणता कितनी है, फारस की खाड़ी की लवणता कितनी है, ठीक है। एक ठो आंकड़ा देता है, तब जाकर के मामला फंस जाता है। इसीलिए मैं जो आंकड़ा दे रहा हूं उसको तैयार कर लीजिए, एग्जाम में आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। एक बार फेथ करिए मेरे ऊपर, ठीक है। पिछले 12 साल से पढ़ा रहा हूं, और जो भी लोग एग्जाम देते हैं वो कहते हैं कि सर जितना आप पढ़ाते हो उसमें सवाल बाहर नहीं जाता। तो इसको हमने क्या कहा कि जो मैं आंकड़ा दे रहा हूं, बहुत रिसर्च करने के बाद, 8-8, 10-10 किताबों से रिसर्च करने के बाद कि इसकी आंकड़ा क्या रखा जाए,
14 रखें कैस्पियन सागर का, कि 15 रखें, कि 16 रखें, कि 13 रखें। ठीक है, तो मैंने सोच समझ करके 14 रखा। ठीक है, बहुत सारे डिफरेंसेस मिलेंगे आपको किताबों में, लेकिन अब मैं हूं, सीधा सा बात है। तो मेरा अभी आंकड़ा आपको याद करके चलना है, आगे चल के बहुत काम देगा, परेशान ना होइएगा उसके लिए। ठीक है, एग्जाम जब देंगे तो जब उसमें संशोधित चीजें पूछी जाएंगी ना, तो मैं याद आता हूँ क्लासरूम में। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर ये आंकड़े यहाँ से पूछे जाते हैं। अब इसके बाद 4 लवणता हमने बता दिया। अब जो लवणता है ये आपको क्या करना है, जान लेना है कि विश्व में सर्वाधिक लवणता के क्षेत्र कौन कौन से। सर्वाधिक लवणता के क्षेत्र कौन कौन से हैं, जिसमें आप लोग जानते हैं सबसे पहला जो इसमें आता है वान झील। ये तुर्की में है, इसकी लवणता है 330 प्रति हजार। ठीक है, अब समझिएगा, जब आप घटना चक्र पुनरावलोकन हल करिएगा तो उन्होंने एक नया झील कोई लाया है जिसकी लवणता वो 400 के आसपास या 330 से भी ज्यादा बताते हैं। हाँ बताएंगे कनक चौहान जी, थर्मोक्लाइन। हाँ, ये क्या है, महासागर में तापमान के 3 परतें पाई जाती हैं, वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो समझिएगा इसमें है क्या, इसमें कि उसमें उन्होंने एक नया एग्जाम्पल दिया, एक नया उदाहरण लेकर के आते हैं। उसमें लिखा है कोई झील है, देखिए अभी वह आंकड़ा किसी ऑथेंटिक किताब में नहीं आया है, न तो एनसीईआरटी में उनके द्वारा लिखी गई चीजें हैं। ठीक है, गूगल पर देता है, गूगल की चीजें मैं नहीं मानता। ठीक है, गूगल की चीजों पर से भूगोल के आंकड़े बहुत ज्यादा गलत होते हैं। ठीक है, इसीलिए आप लोगों को मैं सलाह दूंगा कि गूगल के चीजों को एक्सेप्ट मत करिएगा। ठीक है, हाँ कोई भारत सरकार या किसी विश्व की संस्था का कोई ऑथेंटिक स्रोत हो अगर आपके पास, ठीक है, उन सारे चीजों को आप क्या करिए, मान लीजिएगा। या फिर किसी ऑथेंटिक राइटर का लिखा हुआ किताब हो अगर, तो आप ये चीजें स्वीकार करिएगा। गूगल पर, फेसबुक पर यूं ही किसी चीज या किसी चीज ने डाल दिया हो तो उसको स्वीकार जल्दी से मत करिएगा जब तक कि वह प्रूफ ना हो जाए। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, नहीं तो बहुत ज्यादा गलतियां हो जाती हैं। ठीक, अब यहाँ देखिएगा, पीडीएफ मिलेगा, मिलेगा, परेशान ना होइए, कल से टाइप होने लगेगा और कल से टाइप होते ही पीडीएफ मिलने लगेगा। रमेश कुमार जी जरूर मिलेगा पीडीएफ, 3-4 दिन में मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, वां झील के बाद जो दूसरी झील है वह आपका ग्रेट साल्ट लेक। ठीक है, और उसके पहले मृत सागर है। मृत सागर, ठीक है, मृत सागर जो है ये 3 जगहों पर है। जेपी इज डेड, जॉर्डन फिलिस्तीन, इजराइल। डेड का मतलब मृत सागर। इसका विस्तार कहाँ है, 3 देशों में है। जेपी इज डेड, जॉर्डन, फिलिस्तीन, इजराइल में है। ठीक है, ऐसे याद करिएगा। रमेश कुमार जी आप हमको फोन करिएगा कल सुबह 9 बजे, मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगा। ठीक है, अबुल कलाम वायुमंडल का
त्रिकोशीय, त्रिकोशीय देशांतरीय परिसंचरण जलवायु विज्ञान में पढ़ाएंगे, जब वायुदाब पढ़ाएंगे वहीं पर बताएंगे, वायुमंडलीय त्रिकोशीय संचरण। ठीक है अब्दुल कलाम जी, ठीक है, ठीक, ये जलवायु विज्ञान का टॉपिक है, वेट करिएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पर मृत सागर 3 राज्य देशों में है, जॉर्डन, फिलिस्तीन और इजराइल। यहाँ की जो लवणता है वह 237 है, 237 प्रति हजार। कितनी है? 237 प्रति हजार। अब उसके बाद मृत सागर के बाद आपका है ग्रेट साल्ट लेक। यह यूएसए के उटाह प्रांत में है। उटाह प्रांत में है और यहाँ की लवणता है 220 प्रति हजार। ठीक है, ये विश्व के ये जो 3 क्षेत्र हैं ये सर्वाधिक लवणीय क्षेत्र हैं और ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, ठीक, समझ में आ गया सारे लोगों को? तो कौन कौन सी लवणता हमने आपको पढ़ा दिया? 3 लवणता के क्षेत्र हमने आपको पढ़ा दिया। पहला क्या पढ़ाया कि पहला हमने आपको बताया अरब सागर की लवणता 36, बंगाल की खाड़ी की लवणता 30, फिर बताया कैस्पियन सागर की लवणता 34 और फिर उसके बाद काला सागर की लवणता, कैस्पियन सागर की लवणता 14 और काला सागर की लवणता 18। फिर हमने क्या बताया आगे चलने के बाद, विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील या लवणीय क्षेत्र कौन सा है? वान झील है, तुर्की में है, 330 प्रति हजार। फिर 237 लवणता किसकी है? ठीक है, मृत सागर जेपीएच डेट का है। ठीक है, और तीसरा कौन सा? ग्रेट साल्ट लेक, यूएसए के उटाह प्रांत में है, इसकी लवणता 220 प्रति हजार। ठीक है, अब इसके बाद कुछ और भी लवणता के क्षेत्र हैं जो आपको जानने हैं, जहां से सवाल आपसे पूछा जाता है। ठीक है, समझिएगा। इसमें कैलिफोर्निया की खाड़ी, कैरिबियन सागर, मैक्सिको की खाड़ी, सार्गेसो सागर, फारस की खाड़ी, भूमध्य सागर और लाल सागर। इसकी जो लवणता है वह 35 प्रति हजार है। इन दोनों की लवणता 36 प्रति हजार है। इसकी लवणता 37 प्रति हजार है। इसकी भी लवणता 37 प्रति हजार है, दोनों एक हैं। इसकी लवणता 38 प्रति हजार है और इसकी लवणता 39 प्रति हजार है। ठीक है, अब इसको याद करने का तरीका समझिए, ये इंपॉर्टेंट है। पिछली बार के नवोदय के पेपर में ये पूछा गया था कि
लाल सागर की लवणता कितनी है। ठीक है, तो क्या आप बताएंगे? ठीक है, प्रगति जी कल फोन करिएगा हमको सुबह 9 बजे। ठीक है, 39। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये सवाल पूछा गया था। ठीक है, अब देखिए कैरिबियन सागर, मैक्सिको की खाड़ी 36, सार्गेसो सागर 37, फारस की खाड़ी 37, भूमध्य सागर 38, लाल सागर 39। ठीक है, ये कुछ हैं जो आपको याद रखने हैं। अब उसके बाद थोड़ा सा पूरब की तरफ जब आते हैं, जहां से लवणता पूछने की संभावना बनी रहती है, उधर चले आते हैं। ये देखिएगा, आप समझिए इसको। और यहाँ पर जब जाएंगे तो ये वियतनाम हो जाएगा। एटलस खोलिएगा, ये हमने कमचटका प्रायद्वीप बनाया है। मिल जाएगा आपको। एशिया में जाइएगा, ये जापान आ रहे हैं, ये ताइवान है। ठीक है, तो हमने बंगाल की खाड़ी का तो 30 बता दिया था, 30 प्रति हजार। नहीं, 30 नहीं बताया था, 30, 36 और 30। ठीक है, तो हाँ 30 बताया था। ठीक है, निपू सर, थोड़ा सा कैमरा ये दिख नहीं रहा है। थोड़ा सा बड़ा छुप गया। हाँ सही, ठीक। चलिए, तो ये क्या है, 30 प्रति हजार। ठीक, बंगाल की खाड़ी का, बे ऑफ बंगाल का 30 प्रति हजार। तो अब नीचे, अब यहाँ नदियां गिर रही हैं, इसका थोड़ा सा चीन सागर का क्या हो जाएगा, ये पूरा क्या है, चीन सागर। तो चीन सागर का क्या हो जाएगा, जिसमें ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी दोनों मिल जाएगा आपका, इसका थोड़ा ज्यादा होगा, और ये हो जाएगा 31 प्रति हजार। कितना हो जाएगा, 31 प्रति हजार। ठीक है, अब समझिए 31 प्रति हजार के बाद जैसे जैसे ऊपर जाएंगे लवणता कम होती जाएगी। जापान के अंदर ये जापान सागर है, 30 प्रति हजार हो जाएगा। ठीक है, 30 प्रति हजार। और ऊपर जाएंगे कमचटका प्रायद्वीप के ऊपर, ये बेरिंग सागर है, इसका 28 प्रति हजार हो जाएगा। ठीक है, 28 प्रति हजार कौन सागर पड़ेगा, बेरिंग सागर पड़ेगा। और इसके ऊपर जब चले जाते हैं, ये पूरा आपका आर्कटिक ओशियन पड़ जाएगा, और आर्कटिक ओशियन के जितने भी भाग हैं, इन सब की जो लवणता होगी वह 20 प्रति हजार होगी। तो आर्कटिक ओशियन के जितने भी भाग हैं, इनकी लवणता कितनी हो जाएगी, 20। तो टॉपिक समझ में आया किस तरीके से तैयार करना है। यहां पर बंगाल की खाड़ी की 30 हो गई, तो 30 से जब ऊपर बढ़ेंगे तो एक तो उच्च अक्षांश स्थिति होती जा रही है। ठीक है, और साथ ही साथ उच्च अक्षांशी से यहाँ पर मतलब भी नहीं है, सागर बड़े होते जा रहे हैं। और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर दक्षिणी चीन सागर और पूर्वी चांद सागर चूंकि बड़ा है, तो बड़ा होने की वजह से
चीन सागर बड़ा भाग है, ज्यादा जल है, तो बड़ा होने की वजह से यहाँ की लवणता थोड़ी सी ज्यादा होगी 31। लेकिन उसके ऊपर जब जाएंगे तो तापमान भी कम हो रहा है, सागर भी कम हो रहे हैं, जल कम है, तो 30 प्रति हजार, 30 के बाद 28 प्रति हजार बेरिंग सागर की, और फिर उसके ऊपर जब जाएंगे तो क्या हो जाएगा 20 प्रति हजार। एनालिसिस को समझने का प्रयास करिए। तो क्रम से देखिए, ऊपर से 20, 28, 30, 31, 30। ठीक है, प्रमोद जी लेट मत हुई, क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या क्या है वह क्रम से? क्रम ये होगा 20 आर्कटिक मोशन के जितने भी भाग हो जाएंगे, 20, 28, 30, 20, 28, 30, और उसके बाद 31 और 30, है ना। तो बंगाल की खाड़ी की 30 हो गया, नदियां गिरती हैं, और फिर उसके बाद इधर हो गया चीन सागर, पूर्वी चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर 31, 30, और इस तरीके से ये लवणता का वितरण समाप्त हो जाता है। ठीक, कम से कम इतने लवणता आपको याद रखना है एनी टाइम जबान पर। किसी भी एग्जाम को पढ़ने अगर जा रहे हैं, किसी भी एग्जाम को आप देने जा रहे हैं, तो इतने लवणता आपको जान लेना जरूरी है। ठीक है, एक अंक से कोई फर्क नहीं पड़ता है। माया शंकर जी, मृत सागर 237 भी मतलब हमने जहां पर लिखा था, हाँ 238 दिया सविंदर सिंह ने, बिल्कुल। तो सविंदर सिंह का आंकड़ा सबसे बेहतर है, क्योंकि 237 दो बार हमसे पूछा जा चुका जब एग्जाम दे रहे थे, तो हमने इसको 237 ही लिख लिया। ठीक है, अब समझिएगा। लेकिन आंकड़ा जो मैं याद करवा रहा हूँ उसको याद करने की कोशिश करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, नहीं याद करिएगा ठीक है तो उसमें दिक्कत होने लगेगी। ठीक है, तो फिर से मैंने कहा कि बंगाल की खाड़ी की लवणता कितनी है 30, अरब सागर की लवणता कितनी है 36, फिर आपका यहाँ इधर कैस्पियन सागर की लवणता 14, बंगाल की उधर ब्लैक सी की लवणता 18। ठीक है, फिर हमने कहा कि अगर आप इधर आते हैं कैलिफोर्निया की खाड़ी यूएसए के पश्चिम में 35, नीचे जब आते हैं कैरिबियन सागर और मैक्सिको खाड़ी में 36, सार्गेसो सागर 37। ठीक है, और फिर वही 37 उठ के चला जाएगा कहाँ फारसी खाड़ी में, और फिर भूमध्य सागर का 38, लाल सागर का 39 हो जाता है। जब आप एशिया महाद्वीप में आते हैं पूरब की तरफ, यानी प्रशांत महासागर का पश्चिमी हिस्सा, एशिया महाद्वीप का पूर्वी तट, तो ऊपर आर्कटिक महासागर से शुरू करते हैं तो ये 20 रहेगा, और जैसे ही बेरिंग सागर में आते हैं 28 हो जाएगा, जापान सागर में 30 हो जाएगा, और दक्षिणी चीन सागर पूर्वी चीन सागर में 31 हो जाएगा, और नीचे बंगाल की खाड़ी में चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, ठीक, ये लवणता का वितरण था, इतना आपको याद रखना, और विश्वास करिएगा इतने में से सारे के सारे लवणता पूछ लिए जाते हैं। अब दो चीज आपको और जान लेना है, उसको मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा जितने भी एग्जाम देने जा रहे हैं। ठीक है, न्यूनतम लवणता के क्षेत्र, सबसे कम लवणता कहां पर होगा? अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो आप बताइएगा कि सबसे कम लवणता जो है बाल्टिक सागर, और फिर उसके बाद है हडसन की खाड़ी। बाल्टिक सागर और फिर कौन सा है हडसन की खाड़ी। ठीक है, अब बाल्टिक सागर की जो लवणता है वह 3 से 15 प्रति हजार है, और इसकी भी लवणता उतनी ही है 3 से 15 प्रति हजार। लेकिन अब यह ध्यान रखना है कि अगर विकल्प में दोनों दे दे, ठीक है, अगर बाल्टिक सागर भी दे दे हडसन की खाड़ी भी दे दे, हालांकि दोनों आज तक पूछा नहीं है, एक ही देता है, पूछता है इनमें सबसे कम लवणता कहाँ है, तो 3
जो न्यूनतम फिगर है इसका, लोअर लिमिट जो है 3 है, अपर लिमिट 15 है। ठीक है, तो 3 से 15 के बीच में, ठीक, इनकी निवड़ता है। लेकिन अगर दोनों दे दे तब सबसे कम नंबरिंग, देख रहे हैं मैंने क्या लिखा है, बाल्टिक सागर को पहले लिखा है, हडसन की खाड़ी को बाद में लिखा है। ठीक है, तो हडसन की खाड़ी, बाल्टिक सागर, इसमें आपको पहला जो है बाल्टिक सागर टिक करना है, पहले ये उत्तर होगा, फिर हडसन की खाड़ी नीचे 2 नंबर पर आएगी। दोनों दे देगा तो उत्तर क्या लगाइएगा, बाल्टिक सागर। ठीक है, यहां पर ये 2 चीज आपको जानना था। अभी तक के क्लास में कोई समस्या हो तो आप लोग सवाल पूछ सकते हैं, अपनी समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं, क्योंकि अब क्लास पब्लिक नहीं है, ये आप लोगों के लिए क्लास चल रही है। तो आप लोगों के लिए क्लास चल रही है तो आप लोग अपने सवालों का जवाब हमसे ले सकते हैं, कहाँ कहाँ दिक्कत है, कोई समस्या हो तो तुरंत बताइए, नहीं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं देख रहा हूं कमेंट आपका। टॉपिक से रिलेटेड सवाल पूछिएगा, टॉपिक से को भटक के मत जाइएगा इधर उधर, सारी चीजें मैं पढ़ाऊंगा। हाँ रमेश जी, यूजीसी में क्या है, कई बार बाल्टिक सागर पूछ दिया है। सर, भूतनिया की खाड़ी में कम या ज्यादा, गल्फ ऑफ भूतनिया बताइए कहाँ है। शाहिद रजा, ऐसा डिफरेंट क्यों, कहाँ डिफरेंट हो रहा है? हाँ ऐसा, अच्छा जो मैंने बंटवारा किया ऐसा इसलिए किया कि एग्जाम में पूछने के पैटर्न के आधार पर भी हम लोग सवालों को लेते हैं। ठीक है, वर्ल्ड में जब मैप कराऊंगा तो वहां पर सारी चीजें आपको बताते ही जाऊंगा। हाँ, गहराई का असर देखिए, जल की मात्रा का असर पड़ता है। अगर वहां पर पानी ज्यादा है, खारा पानी ज्यादा होगा तो वहां पर लवणता भी ज्यादा हो जाएगा। तो गहरा अगर महासागर होगा तो वहां पानी की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, आयतन बढ़ जाएगा। ठीक है, ठीक, और कोई सवाल? हाँ कनक चौहान जी, मैं समझ गया आपके सवाल कि थर्मोक्लाइन, पिकोक्लाइन और हेलोक्लाइन जो आपने पूछा है, ये सवाल पूछ चुका है। थर्मोक्लाइन का मतलब होता है ताप परवर्ता परत, हेलोक्लाइन का मतलब होता है बहुत तेजी से तापमान नीचे जाए, लेकिन ताप परवर्ता परत के नीचे की परत। ठीक है, और एक परत और है जो ऊपर रहता है थर्मोक्लाइन के ऊपर। ये तीनों परत जो है तापमान के ऊर्ध्वाधर वितरण के टॉपिक है। ठीक है, आगे जब आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है सर, महासागरों का गर्त भी पढ़ाएंगे क्या? ये टॉपिक जब मैं वर्ल्ड पढ़ाऊंगा तो उसमें गर्त सब आते रहेंगे, अलग से टॉपिक। यही तो सबसे बड़ी समस्या है, जानते हैं? समस्या ये है कि महासागरों का गर्त या महासागरों की जो चीजें हैं, लोग समझते हैं कि गर्त, महासागरों के द्वीप, ये सब समुद्र विज्ञान का टॉपिक है। लोग पढ़ाते भी हैं इसको समुद्र विज्ञान में। ठीक है भाई, ये सब वर्ल्ड का टॉपिक है, मैपिंग का टॉपिक है। बताइए इस समय महासागरों में कितना गर्त में पढ़ा सकता हूँ आपको, अलग से पढ़ा दूंगा गर्त, उसमें रीजन नहीं है, लेकिन पहले गर्त की लोकेशन तो क्लियर होना चाहिए ना कि कौन सा गर्त कहाँ है। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, हाँ प्रगति गौतम जी, आज के बाद पेड ही क्लास चलेगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए, अब इसके बाद हम लोग बहुत बड़े पार्ट पर काम करने जा रहे हैं। एक मेजर सेक्शन छूटा हुआ है कि लवणता के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में एक कारक था जो छूट गया था, वो आपको बताना जरूरी है। जरा बोर्ड देखिएगा, हमने कहा था कि उष्णकटिबंधीय महासागरों
ये हमने एक दिन एक फिगर बना के आपको समझाया था। ये जल है, जल का लेवल है। हमने कहा था कि यहां पर पूर्वा पवन सागर को छोड़ करके आगे जाएगी तो ये ऑफ शोर पवन होगी, और यहां जब पवन आकर के टकराएगी तो ये ऑन शोर पवन होगी। ठीक, यह पवन अपने साथ यहाँ के पानी को बहा करके यहाँ लाएगी तो यहाँ जल की कमी हो जाएगी। इस कमी को पूरा करने के लिए नीतल से जल का ऊपर की ओर प्रवाह होगा, जिसे अपवेलिंग ऑफ करंट कहेंगे। ठंडी धारा होगी, और यह पानी नीचे की तरफ दबेगा इसे डाउन वेलिंग ऑफ करंट कहेंगे। ठीक है, और यह जो है गर्म धारा होगी। ठीक है, ये टॉपिक समझ में आया था, उस दिन समझाए थे आप लोगों को। अप वेलिंग ऑफ करंट की ठंडी धारा और डाउन वेलिंग ऑफ करंट की गर्म धारा की उत्पत्ति कैसे होती है। महासागरीय जल के तापमान में इस टॉपिक को हमने पढ़ा दिया था। ठीक है, तो इसलिए हम इस टॉपिक को बहुत ज्यादा नहीं खींच रहे हैं, फिर से एक बार समझा देते हैं। देखिए, उष्णकटिबंधीय महासागरों में जहां पर पूर्वा हवाएं चलती हैं, उष्णकटिबंधीय महासागरों में जहां पर पूर्वा पवन चलती हैं, इन्हीं को व्यापारिक पवन कहा जाता है। जब यह हवाएं पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं तो महासागरों के पूर्वी भाग के जल को अपने साथ बहा करके पश्चिमी भाग पर एकत्रित करती हैं। तो पूर्वी भाग में जल की कमी हो जाती है। इस कमी को पूरा करने के लिए नीतल से ऊपर की ओर जल का एक प्रवाह होता है। क्योंकि नीचे से पानी ऊपर आता है इसलिए वो ठंडा पानी है। इसी को अपवेलिंग ऑफ करंट की ठंडी जलधारा कहते हैं। चूंकि यह हवा यहाँ पर सतही जल को जमा करती है बहा करके, इसलिए गर्म पानी है जो नीचे की तरफ दबाव डालता है। इस दबाव की वजह से यहाँ पर क्या हो जाता है, एक गर्म जलधारा की उत्पत्ति होती है, जिसे डाउन वेलिंग ऑफ करंट के नाम से जाना जाता है। अब ठंडी जलधारा जहां होगी वहां का तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठंडी धारा की वजह से यहाँ का तापमान कम हो जाएगा। तापमान कम होगा तो यहाँ का जो लवणता है वह भी कम हो जाएगा। तापमान कम होगा तो यहाँ पर लो टेम्परेचर हाई प्रेशर बना लेता है। उसी तरीके से यहाँ पर जब आते हैं तो गर्म धारा की वजह से यहाँ का तापमान ज्यादा हो जाएगा। तापमान अधिक होगा तो यहाँ की लवणता अधिक हो जाएगी, और हाई टेम्परेचर लो प्रेशर का विकास करता है। तापमान वायु दाब में विलोम अनुपात होता है। तापमान अधिक होगा, वाष्पीकरण ज्यादा होगा, लवणता अधिक हो जाएगी। ठीक है, ये सारी चीजें आपको हम समझा चुके हैं। मुझे आज क्या यहां से निकालना है ये जानिए। मुझे ये निकालना है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि क्या प्रचलित पवने एवं वायु दाब लवणता को प्रभावित करता है कि नहीं। ये आपको विचार करना है। क्या प्रिवेलिंग मीन्स सनातनी हवाएं जो पूरे ग्रहों पर चलती हैं, पृथ्वी ग्रह पर जो हवाएं चलती हैं वे हवाएं, और वायु दाब का जो भाग है, क्या ये दोनों लवणता को प्रभावित करते हैं अथवा नहीं करते हैं। तो आप क्या उत्तर देंगे कि करते हैं। तो लवणता को प्रभावित करने वाले कारकों में कौन कौन से कारक हो गए, तापमान हो गया, वाष्पीकरण हो गया, वर्षण हो गया, फ्रेश जल की
ताजे जल की आपूर्ति हो गई, जिसमें आप क्या कहेंगे, नदियां हो जाएंगी, वर्षा का अधिक वर्षा, हैवी रेनफॉल हो जाएगा, हिमटोप का पिघलना हो जाएगा। फिर उसके बाद जब आप नीचे चलेंगे तो आप कहेंगे कि प्रचलित पवने और वायु दाब भी लवणता को प्रभावित करता है। हालांकि वायु दाब और लवणता के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता, वो हम लोग खींच करके उत्पन्न करते हैं, जबरदस्ती रिलेशन पैदा किया जाता है। अक्सर देखा जाता है कि जहां पर प्रेशर कम होता है वहां की लवणता ज्यादा होती है, जहां पर प्रेशर ज्यादा है वहां की लवणता कम है। इस प्रकार वायु दाब और लवणता के बीच में जो रिलेशन निकल करके आता है वह ये आता है कि लवणता वायु दाब के विलोमानुपाती होती है। ये कनेक्शन निकल करके आता है, ठीक है। वायु दाब बढ़ाएंगे लवणता घट जाएगा, वायु दाब घटाएंगे लवणता क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। नहीं होता है रविचंद्र, जो है वो है विलोमानुपाती, एकदम रट लीजिए, खूब पूछा जाता है ये सवाल। ये कोई रिलेशन नहीं है, मैंने आपको बार बार मैं आपसे कर रहा हूं, ये अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने लवणता टॉपिक आपका समाप्त किया है। अगला जो क्लास होगा वो पब्लिक होगा, सारे लोग देखेंगे। आज हम जो 1.5 महीने के अंदर पीजीटी का कैसे तैयारी करवाया जाए, पीजीटी का सॉरी आपका नेट और जेआरएफ के लिए जो लोग भूगोल विषय से लगे हुए हैं, ध्यान रखिएगा 15 महीने की इस क्लास में, सॉरी 15 से 1.5 महीने की इस क्लास में जो सेगमेंट है उसमें सारा भूगोल आपको बहुत तेजी से रिवाइज करवाया जाएगा। टॉपिक की शुरुआत जो मैं करूंगा वह होगा भौगोलिक विचारधारा और कार्टोग्राफी से, और 10 दिनों में ये दोनों टॉपिक में बहुत तेजी से आपका रिवाइज कराते हुए क्या होगा, चला जाऊंगा। मैं केवल और केवल आपको समझाऊंगा, लेक्चर दूंगा, और उस चीज को आप पकड़ते जाइएगा, ठीक है। और उसको आप क्या करिएगा, बहुत तेजी से क्या करिएगा, कैच करिएगा, और उसी तरीके से अपने टॉपिक को रिवाइज भी करिएगा, ठीक है। चलिए, तो अभी हम लोग 5 मिनट के 5 मिनट के बाद गैप के बाद फिर से हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्लास पर, जो क्रैश कोर्स के रूप में शुरू किया जा रहा है। फीस बहुत ही कम रोहित सर ने रखा है, ठीक है। आप सब लोग मिलिएगा। कल का जो आपका टॉपिक होगा वह महासागरीय जल के लवणता के बाद मैं महासागरीय जलधाराएं पढ़ा सकता हूँ या ज्वार भाटा पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। कल मिलते हैं, ठीक। फिर उसके बाद 5 मिनट बाद हम लोग मिलते हैं।